अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। गुज़श्ता कुछ महीनों और खासकर जब से नवंबर आया है, मुल्क की सियासत, सहाफत समेत हर तरफ एक ही मामला मौजूए बहस था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। कयास आराइयों, अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब मालूम होता है कि फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है, क्योंकि जराये के मुताबिक आज किसी भी वक्त जनरल हेडक्वार्टर से आर्मी चीफ की समरी इस्लामाबाद जाने वाली है, जिसके बाद अगले 2 से 3 रोज में नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा। जराये ये भी दावा कर रहे हैं कि ये समरी 5 नामों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 2 को 4 स्टार जनरल नामजद किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पर आसिम मुनीर पहले, साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे, अजहर अब्बास तीसरे, नौमान महमूद चौथे और फैज हमीद 5वें नंबर पर है। जराये के मुताबिक कानूनी तरीकाकार यह है कि समरी आर्मी चीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पास जानी चाहिए, वहां से वजीर आजम को और दस्तखत करके सदर ममलिकत को भेजी जाती है, जो कि महज रस्मी कार्रवाई होती है। ताहम यहाँ अगर सदर आरिफ अलवी अपनी सियासी जमात की मोहब्बत में फैसला करते और अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ की समरी रोक सकते हैं, तो एक नया तनाज़ा भी सामने आ सकता है। लेकिन आज इसहाक डार की सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद ऐसी अफवाहें भी दम तोड़ती दिखाई देती है, क्योंकि जराये के मुताबिक मुलाकात में सियासी मामलात को अफवाह व तफहीम से हल करने पर तबादला ख्याल हुआ है। जबकि वफाकी वजीर खजाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम पैगाम भी सदर ममलिकत को पहुंचाया है, जिसके बाद जराये से ये खबरें सामने आई हैं कि सदर ममलिकत ने इस मुलाकात के बाद चंद करीबी दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए ये तासुर दिया कि आर्मी चीफ के बारे में वजीर आजम की एडवाइस आई तो इस पर अमल करेंगे। उन्होंने ये भी पास वजीर आजम की एडवाइस रोकने का कानूनी इख्तियार नहीं, लिहाजा ममलिकत के मामलात में कभी रखना नहीं डाला है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का भी कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री में सदर ममलिकत आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि सदर ममलिकत जो भी कदम उठाएंगे, इसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आर्मी चीफ की तैनाती के मरहले जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सलाह मशवरों में तेजी आ रही है और हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ के करंतना होने के बाद से इसहाक डार तमाम मामलात देख रहे हैं और वही इस तैनाती के बारे में इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। आज उन्होंने सदर और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, जबकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने यके बाद दीगरे मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकातें की, जिनमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, इमरान खान के लॉन्ग मार्च समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियां नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और ज़राये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और पैगाम दिया कि अहम तकर्री समेत दीगर अहम फैसलों पर वज़ीर आज़म आईनी इख्तियार के मुताबिक इक़दाम करें। मुलाकातों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए और लॉन्ग मार्च को अहमियत ना देने का फैसला किया गया और तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों का मुस्तक़बिल करीब में मिलकर चलने पर इत्तफाक भी हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के अलावा मियां नवाज शरीफ का भी अहम पैगाम पहुँचाया है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ शाना बशाना नज़र आ रहे हैं और वो हुकूमत की तरह ही इस तैनाती को सियासी ना बनाने के हक़ में आज मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े और अहम इत्तेहादी जमात के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी समाजी राब्ते की साइट पर एक बयान जारी किया और ये बात दोहराई है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए, ये इदारे को नुकसान पहुँचाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। साबिक सदर का मजीद कहना था कि हम पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं, तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल भी हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामले से पीछे हट गए हैं और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन वो अपने हर खिताब में आर्मी चीफ के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना नहीं भूलते हैं। आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू और बाद में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए भी ऐसी ही बातें की। उनका कहना था कि मुझे करप्शन के केसेस से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस यानी नवाज शरीफ को है, इसने अरबों रुपए की चोरी की हुई है, इसको डर है कि अगर इमरान खान आ गया तो इसका एहतसाब शुरू हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि आर्मी चीफ से कहेगा कि पहले तो किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारिग करो ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ तैनाती के मामले पर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सारा बच्चे बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, अब मुझे बताएं वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाए जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ को किसको बनना चाहिए? क्योंकि हमने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी, मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई है, मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। इसको खतरा है, अरबों रुपए की चोरी इसने की हुई है, 30 साल से ये कर रहा है। इसको पता है कि ये डरा ये हुआ है कि अगर इमरान खान आ गया
तो शायद फिर मेरा एहतसाब शुरू हो जाएगा। इसलिए वो आर्मी चीफ, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ जो भी बनाएगा वो ये करेगा या नहीं, क्योंकि अमूमन ये आर्मी चीफ बनाता है, उसी से लड़ाई हो जाती है फिर इसकी, क्योंकि वो आर्मी चीफ तो एक प्रोफेशनल आर्मी का सरबराह है। ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। आर्मी चीफ से मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारग करो, किसी तरह भी, ताकि वो इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि इसने कभी भी, इसको पता ही नहीं है कि न्यूट्रल अंपायर के साथ मैच कैसे खेलते हैं, मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो, कि इलेक्शन जीत नहीं जाएगा, इसने इलेक्शन नहीं करवाने। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डिस्क्लेमर भी देते हैं कि इस सारे मामले पर वो आर्मी चीफ बनने के अहल जो कंटेंडर्स हैं, कंटेस्टेंट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि वो हुकूमत पर बात कर रहे हैं। वो डिस्क्लेमर किस तरह से देते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं, जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है। मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया, उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए, फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए। अब इससे ये तासुर मिलता है कि इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ से इस वक्त स्टेप बैक किए हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इस हवाले से कोई बैकडोर चैनल भी ऑपरेट कर रहा है। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से इसहाक डार साहब ने मुलाकात भी की है, और उसके बाद इमरान खान भी शायद इस बात पे कन्विंस्ड है, और प्रेसिडेंट अलवी से मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि जो भी फैसला करेंगे उसका इमरान खान जो है उनको एतमाद में लेकर करेंगे। तो क्या इस हवाले से कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गई है, क्या कंसेंसस डेवलप हो, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ है, इमरान खान के यहाँ है, कि जिसकी वजह से वो स्टेप बैक किए हुए हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अहम मामला ये है कि खुद क्योंकि वज़ीर दिफा ने यह कहा था कि 18 तारीख को ये असम्बली मूव होगी, जिसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जल्द ही कोई नाम भी सामने आ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म क़मर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, आई होप मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आप तक पहुँच रही है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी सेम पेज पे है कायरा साहब? जी आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सिग्नल सही नहीं है। जी कायरा साहब, मैं रिपीट कर लेता हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला क्योंकि ज़ेरे बहस है, इस पर काफ़ी बात हो रही है, हुकूमती इत्तेहादी सेम पेज पे इस इंपॉर्टेंट मामले पर? देखिए, ये मामला ना मेरे लेवल पे या वज़ारा के लेवल पे इस तरह डिस्कस नहीं होना। ये लीडरशिप के लेवल पे अगर मशावरत होगी तो होगी, यकीनन होगी, लेकिन वो उस लेवल पे होगी। लिहाजा इसके ऊपर मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात करूं तो मुनासिब नहीं है, या मैं बाकी ख्याली घोड़ा है जितना दौड़ा लूंगा या आप दौड़ा लेंगे। इस पे वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है, वो मशवरा करेंगे, यकीनन करेंगे। उन्होंने बल्कि मशावरती अमल शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये एक अहम मशावरती अमल है। इसको अभी तक प्रोसेस शुरू होगा तो फाइनल किसी स्टेज पे पहुंचेगा, लेकिन वो इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे और यकीनन एक पेज पे होके ही फैसला होगा। बिल्कुल ठीक। आप जैसी की पर्सनालिटी, की फिगर कायरा साहब इस सारे मामले से बाहर हो, ये भी समझ में नहीं आता। आप तो मुशीर वज़ीर आज़म हैं और बड़ी अहम पर्सनालिटी। ये मामला ये पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब या बिलावल साहब के लेवल पे डिस्कस होगा। वो अगर हमसे मशवरा करेंगे तो वो पार्टी का एक इंटरनल इशू होगा। अगर वो हुआ तो मैं जरूर आपको अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है उन्होंने पार्टी के कुछ सीनियर से मशवरा किया हो, हमारी क़यादत ने भी, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं किसी मशावरती अमल का अभी तक हिस्सा नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है कि इसमें मशावरत सिर्फ उन दो अहबाब के दरमियान ही हो सकती है। ये इतना अहम इशू है, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो पार्टी के अंदर मशावरत कर लेंगे। अच्छा कायरा साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मामले पर कमेंट किया है और अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। वो कहते हैं कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर है और आर्मी चीफ की यानी आर्मी की सरबराही के लिए मुकम्मल अहल है, क्योंकि बहुत दिनों से बात हो रही थी कि ये जो सीनियर मोस्ट है वो होना चाहिए, ये अपॉइंटमेंट उसी तरह से होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की होती है। इस ट्वीट से तो ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और फिर जब जाहिर है एक समरी आती है 3 स्टार जनरल सारे बराबर होते हैं, तो ये जो सीनियर मोस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो शायद अब वो डिस्कस नहीं हो रहा है। इससे तो यही मिल रहा है। देखिए, उन्होंने जो बात कही है वो उनके हवाले से बहुत सारी खबरें थी, रोज बहस हो रही थी
दसियों चैनल्स के ऊपर ये बात कि जरदारी साहब का फलां फेवरेट है, फलां का एक ख्याल के घोड़े थे, दौड़ा रहे थे सारे लोग, कोई नेक नीति से, कोई अपनी मर्जी से, कोई अपने खास एंगल से। लेकिन उन्होंने इस पे वाजे कर दिया और हम बिल्कुल पहले दिन से ये कह रहे हैं कि फौज के सारे सीनियर अफसर जो इस लेवल पे बैठे होते हैं, पहले 5, 6, 7 पोजीशन जो है, वो यकीनन इस काबिल होते हैं, तभी वो कोर कमांडर्स बनते हैं, वो लीड करने की पोजीशन में होते हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल अमंग ऑल होते हैं। मेरा ख्याल है जो भी साहब आएंगे, जिसका भी नाम फाइनल होता है, वो उनमें ये काबिलियत होगी। जरदारी साहब ने इस मुबाहिसे को ख़त्म करने की कोशिश की है कि जो भी आएंगे वो यकीन, और सीनियरिटी का कानून आपने फरमाया, अच्छी बात है, ये बात लॉजिकल लगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हद तक तो रखा हुआ है ये कानून कि सीनियर मोस्ट विल बी द चीफ जस्टिस, लेकिन एलिवेशन टू द लेवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, वो हाई कोर्टों पे ये कानून लागू नहीं करते। इस पर बड़ा मुतालबा रहा सारे लोगों की तरफ से कि यही कानून जो सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर अपना इस्तेमाल करती है, उनको चाहिए कि एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट में भी ये लागू किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। ये भी आपके ठीक कायरा साहब, ये जो कयासराइयाँ हैं, अफवाहें हैं, चहमगोइयाँ हैं, या फिर वो ख्याल के घोड़े दौड़ाने वाला मामला है जैसे आप फरमा रहे हैं, ये तब तक तो रहेगा जब तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई नाम सामने नहीं आता। तो आपके ख्याल में ये जो कयासराइयाँ, ये अफवाहें हैं, ये दम तोड़ने का इम्कान है अगले 24 घंटों में? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तब तक नहीं होगा खत्म, क्योंकि हमें भी तो कोई, आपने भी कोई स्टोरी चलानी है, मैंने भी कोई जवाब देना है, खान साहब ने भी कोई अपना एंगल देना है, मुख्तलिफ चीजें चलती रहती है। तो ये बिल्कुल आपका ख्याल दुरुस्त है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक वो नाम सामने नहीं आ जाता। मेरा ख्याल है जल्द आ जाना चाहिए। अब जल्द आ जाए से मुराद ये, क्योंकि जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 18 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब 18 तो अब गुजरने को है, तो प्रोसेस जैसे आपने कहा कि इस हद तक तो शुरू हो गया है कि इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं, बल्कि आज इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई है। तो अब इसको प्रोसेस को इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ही समझा जाए सर? ख्याल ये है, मेरा ख्याल ये है, मैं बिल्कुल, आप इसको ये कह सकते हैं कि मशावरती अमल का ये हिस्सा हो सकता है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है, होना चाहिए। चलो ये कह ले, सदर साहब का इस सारे अमल में कोई रोल नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती में आईनी तौर पे सदर का कोई रोल नहीं है, उनसे किसी मंजूरी की या किसी असेंट की जरूरत नहीं है, उनके कोई दस्तखत नहीं चाहिए उसके ऊपर। ये तो तैनाती है जो वजीर आजम का सोल इख्तियार है। उनके साथ डार साहब ने क्या गुफ्तगू की, क्या हालात थे, एक सीनियर लीडर है, वो PTI के भी, मुल्क के भी सदर है, उनके साथ डार साहब की गुफ्तगू का लुबे लुबाब मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक तैनाती का इशू है उसमें सदर साहब का बराह रास्त कोई रोल नहीं है। जो इस वक्त मुबाहिसा बहुत ज़्यादा हुआ वो भी ख्याल का घोड़ा है फ़िलहाल तो, लेकिन जो ख्याल का घोड़ा भी वैसे वही होता है जिसको मैं ज़रा अपने रंग में कह देता हूँ, वरना स्पेकुलेटिव न्यूज़ जो होती है ना, वो यही है कि जी शायद कोई अमेंडमेंट हो रही है आर्मी एक्ट में, कुछ इस तरह हो रहा है, वो अगर होता है तो फिर भी चले, सदर साहब का कोई रोल होगा, लेकिन स्टेट अपॉइंटमेंट के अमल में तो उनका कोई रोल नहीं सर। वो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट, वो जो 1952 वाला एक्ट है, उसके अंदर तरमीम तो खालिसतन इसीलिए होनी थी कि उसमें प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है वो कम कर दिया जाता या ले लिया जाता, और विद द स्ट्रोक ऑफ पेन प्राइम मिनिस्टर खुद ही रिटेंशन या एक्सटेंशन वाला मामला हल कर लेते। कोई सदर साहब का कोई रोल इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पर कोई असेंट देनी है, ये लेजिस्लेशन नहीं है। लेकिन फॉर्मेलिटी तो है कि देखिए वजीर आजम के पास समरी आई, उन्होंने दस्तखत की, और फिर वो समरी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफिस में तो मूव होती है, उनके सिग्नेचर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में जाएगी, प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे, वो वापस भेज देंगे, वो दोबारा हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट लेवल के ऊपर ऐसा मामला मुतनाज़ हो जाए जी नहीं होना चाहिए, लेकिन सदर साहब के पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, रिजेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, अच्छा देखिए, इत्तेहादी तो सेम पेज पे है। आज आरिफ अलवी साहब से इसहाक डार साहब की मुलाकात होना, ये समझा जाए कि इस मामले पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, या जाहिर है वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हैं, और फिर आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की कि वही करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे, तो क्या वो भी सेम पेज पे हैं? आप तो कह सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप एक अमकानी बात कर रहे हैं, आपको तो अमकानी बात करने का हक है। मैं हुकूमत के तर्जमान के तौर पे किसी अमकान के ऊपर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गुफ्तगू को कोई और रंग दे दिया जाएगा। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हुकूमती नुमाइंदे आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मिले हैं, तो क्या इनसाइडर क्या है सर? नहीं, वो हमें पता नहीं है ना कि वहाँ क्या डिस्कशन हुई है, ठीक है ना।
ये डिस्कशंस मखसूस लोगों के दरमियान अंदर हो रही है। मैं तो लाला मूसा में घूम रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता वहाँ क्या मीटिंग हुई, क्या डिस्कशन हुई, ना मेरे डार साहब से कोई बात हुई है, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो अगर मुझसे मशावरत करे तो मुझे राय देनी चाहिए, अगर नहीं तो मुझे इसकी टो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कायरा साहब, कयास आराइयों में ये भी कि 3 सेंटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लंदन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर रावलपिंडी इंपॉर्टेंट है, फिर इस्लामाबाद इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम किसकी है? लंदन से आने वाले पैगामात की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, रावलपिंडी के पैगामात की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, या इस्लामाबाद से ही खालिसतन ये मसला हल होना है? खालिसतन इस्लामाबाद का फैसला है जी, उसके लिए मशावरती अमल है। मशावरती अमल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मशावरत की गई होगी, यकीनन की होगी। मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं, लेकिन हुई होगी, मैं ये बात तसल्ली से कह सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी जमात के रहबर हैं, उनको उनकी जमात अपना लीडर मानती है। उनको कानून ने एक मुतनाज़ा फैसले के जरिए रोक दिया, बार कर दिया इलेक्शन लड़ने से या पार्टी का ओहदा लेने से। उनके साथ मुशावरत करने से तो नहीं रोका किसी ने, और बाकी तालियों से भी मुशावरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक पिंडी का है, यकीनन पिंडी से वो समरी आनी है, वो नाम आने हैं, या वो आएगा, जो खत आएगा, वहाँ उनकी भी बड़ी अहमियत है, उनकी भी अपनी से होगी, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हतमी फैसले का जो इख्तियार सबके पास। वहां से कोई प्रेशर तो नहीं है कायरा साहब, यानी पिंडी से इस्लामाबाद पर कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है इस वक्त, इस इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट पर? जितना ये मुतनाज़ा ना कहिए, जितना ये डिबेटेड इशू है, तो हर तरफ होता है। आर्मी चीफ जब नाम भेजेंगे तो वो भी एक तरह का प्रेशर होता है कि किस किस का नाम जाना चाहिए। अगर उनमें से किसी सीनियर नाम का ड्रॉप करना, फर्ज करें कोई ड्रॉप होना, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ड्रॉप करना पड़ जाए तो ये भी एक प्रेशर होता है कि कोलीग्स में आखिर उनको जस्टिफिकेशन देनी होगी। इसी तरह अगर वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करते हुए किसी का फैसला करना है तो जिनका नहीं करना, उसकी भी एक ज़हन पे प्रेशर होगा, एक जस्टिफिकेशन की इशू होगा। और इस वक्त जिस तरह खान साहब ने पहले 5-6 लोगों को टोटलिटी में कंडेम कर रखा है कि उनमें से जो शख्स भी आएगा वो क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और आसफ जरदारी साहब की मशावरत से आएगा, लिहाजा वो अच्छा बंदा नहीं होगा। ये भी उन्होंने पहले अच्छा बंदा नहीं होगा का टाइटल दे दिया उनको। तो पहले 5-6 लोगों का ये भी एक इशू है। तो वज़ीर आज़म पे भी एक दबाव का एक अमल तो है। हुकूमती अमल में दबाव को तो हर है, क्योंकि फॉरेन अगेंस्ट डिबेट होनी होती है, बट बहरहाल फैसले दबाव के बावजूद भी करने होते हैं। कायरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है आपका, और ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन, आप तो जो भी बात करेंगे वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे करेंगे। प्रेशर तो है ही, और इस वक्त वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो क्वारंटीन में भी हैं, उस कदर प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देते। हो सकता है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आपकी हो, एंगेजमेंट हो रही हो, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि लंदन से ज़्यादा डायरेक्शंस आ रही हैं, इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं, वहाँ से बातचीत हो रही है। तो इस सारे प्रेशर को जो कहीं पिंडी से भी होगा, इमरान खान साहब यानी ऑपोजिशन की तरफ से भी होगा, इसको बेयर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए तैयार है इस्लामाबाद वाले? इतना दमखम है इस वक्त? देखिए, जहां तक ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के साथ मशवरा है, जरा आइए इस पे बहस कर लेते हैं। क्या होना है, प्रोसेस क्या है कि 5 या 6 नाम आएंगे आर्मी चीफ साहब की तरफ से, यानी GSQ की तरफ से, वजारत दिफा के जरिए उन नामों के ऊपर बहस होनी है। उनमें से किसी एक साहिब को पाकिस्तान का अगला कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डार साहब की भी बातें होती होंगी, अभी भी हो रही होंगी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब भी वहां रह के आए, उनसे मुलाकातें हुई, इससे पहले भी हुई। तो ये तो 4-5 नामों के ऊपर बहस करनी है। अगर कोई राय मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की होगी तो वो रोज तो नहीं हो रही ना, वो तो नामों के ऊपर कोई एक नाम या कोई 2 नाम, वो प्रोबेबल नामों के ऊपर बहस हो गई होगी कि जी ये 2 नाम, ये 3 नाम हो सकते हैं, या ये एक प्रायोरिटी में हो सकता है। आप बाकी अपने इत्तेहादियों से मशवरा कर लीजिए, जो नाम वहां से आएंगे उनकी रिकमेंडेशन क्या है GSQ की, वो भी देख लीजिए। तो इनमें से जो फाइनल, इसी तरह का कोई मशवरा हो सकता है ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि रोज नया कोई नाम आ जाना है। वो 5 नाम है टोटल, उनके ऊपर तो मशावरती अमल जो है वो 90%, 95% अमल तो मुकम्मल हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, इसका मतलब यह है कि वो एक नाम अल्टीमेटली जो उसमें से सिलेक्ट होना है, फाइनल होना है, वो नाम हुकूमती लेवल पर तो फाइनल हो गया है या अभी मुशावरत जारी है? मेरे इल्म में नहीं है,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ आप कह रहे हैं ना, वहां से हदायत आ रही हैं, ये हो रहा है। हदायत किस बात की आनी है? हदायत तो आनी है कि अच्छा ये नहीं तो ये पहले मशवरा हो गया होगा। अगर उसमें कोई फाइनल करते वक्त बात होगी तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में एक मशवरा हो जाएगा, टेलीफोन पे हो जाएगा, या टेलीफोन सेफ लाइन नहीं है तो सेफ लाइन अवेलेबल होती है, या कोई दरमियानी बंदा चला जाएगा, किसी तरह भी कोई मशावरत हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी राय देने के बाद 1, 2, 3 नाम जो है उनके ऊपर राय दे दी होगी, प्रोबेबिलिटीज डिस्कस हो गई होंगी, और बाकी मशावरत अपने इत्तेहादियों से करने का ये अमल शहबाज शरीफ साहब ने करना है वो करेंगे, एंड देन ही विल मूव फॉरवर्ड। कायर साहब, टुवर्ड्स द एंड लास्टली ये बता दीजिए कि ये सारा मामला कब तक कंक्लूसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेरा ख्याल है अगले चंद दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये फैसला हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया कायरा के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इसहाक डार साहब तमाम सियासी मामले के अंदर मुशावरत तो कर रहे हैं, लेकिन जो इकनॉमिक फ्रंट है, जो माशी कमान है, उसकी क्या सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्की माशी मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त जो बैरूनी कर्जा जात हैं वो तकरीबन 62 खरब से उनका वॉल्यूम तजावुज़ कर चुका है। यानी हुकूमत बदल गई, वज़ीर ख़जाना बदल गए, IMF प्रोग्राम में हम आ गए, लेकिन मुल्की माशी जो सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है। इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारा जो पहले क्वार्टर इस साल का, रवा साल का बजट का खसारा जो है वो तकरीबन 1% है हमारे GDP का, तकरीबन उस लिहाज से कोई 750 अरब के करीब, तो वो इजाफा उसकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ जो इस साल अभी तक जो बात नज़र आ रही है कि रुपए की कदर में कमी होती रही है, जून के बाद से तकरीबन 20 रुपए की कमी हुई है। उसके नतीजे में जो हमारा बाहर का जो कर्जा है उसकी रुपी वैल्यू भी बढ़ गई है। इस लिहाज से ये दो चीज़ें अगर आप मिला लें तो काफ़ी तेज़ी से हमारे जो बोझ है कर्जों का उसमें इजाफा हो रहा है। और डॉक्टर साहब, जो डेट रीपेमेंट की सलाहियत है वो भी खासी कम हो गई है। जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और इस वक्त तो ऑपोजिशन लीडर हैं, वो बार बार अपने बयानात के अंदर बता रहे हैं, आज भी ट्विटर हैंडल पर ये पैगाम दिया कि जिस वक्त मैंने ये हुकूमत छोड़ी थी तो 5% कैपेबिलिटी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज ये इम्पॉसिबिलिटी बढ़कर 75% तक पहुँच गई है, टोटल यानी 80% हो गई है। हुकूमतें तो आती जाती चीज़ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट हो, तो क्या वजह है कि किसी के भी बस में नहीं है कि डेट रीपेमेंट कर सके? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कुछ अरसा पहले आपको याद होगा जो हमारे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ख़ास तौर पे मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर, उन्होंने हमारी रेटिंग्स बहुत गिरा दी है। ख़ास तौर पे मूडीज ने एंड फिच ने तो तकरीबन हमें उन मुल्कों में शामिल कर दिया है जो वाज़े तौर पर डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। उसमें बहुत से नाम हैं, अर्जेंटीना है, घाना है, नाइजीरिया है, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा हुआ जबकि हम IMF प्रोग्राम में वापस जा चुके हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो मूडीज से बात करेंगे और उनको समझाएंगे, मगर उसके बाद अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है रेटिंग्स में। जब आपकी रेटिंग्स इस हद तक गिर जाती हैं तो आपके जो बॉन्ड्स हैं उन पे जो डिस्काउंट एक लिहाज से आप कह सकते हैं वो बहुत बढ़ जाता है, और यही हुआ कि 5 से 75% तक जा चुके हैं। और अब ये वक्त आ गया है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान के लिए यूरो या सुकिक बॉन्ड फ्लोट करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि उसका कॉस्ट बेतहाशा
आएगा। जैसे आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हुआ, आईएमएफ का जो 9th रिव्यू है वो अक्टूबर में उनकी जायजा टीम आनी थी। जायजे के बाद 3 नवंबर को जो $1.1 बिलियन है शायद उसकी ट्रांच रिलीज होने की कुछ सबील होती, लेकिन वो भी डिले हो गया। तो क्या वजह है, क्या हुकूमत आईएमएफ को भी कन्विंस नहीं कर पा रही? दरअसल बात यह है कि देखिए, बीच में एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे मुल्क में आया है और आपको हैरत होगी जब 7वां और 8वां रिव्यू की रिपोर्ट जब पेश की गई 1 सितंबर को, तो ना तो उसमें हुकूमत ने ना आईएमएफ ने कोई जिक्र किया सैलाब के बारे में। ये बहुत ही हैरानकुन बात है। सैलाब के नतीजे में जो आपके आदाद शुमार हैं, आपके जो प्रोजेक्शंस हैं, शरह नमू, आपके इफरात ज़र, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह, वो सब मुतासिर हो गए। तो आईएमएफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपील भी बहुत किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब वाशिंगटन और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इजिप्ट वगैरह सब गए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि इन एक्चुअल टर्म्स बजट पर कितना और खर्चा करना पड़ेगा आपको जून के एंड तक इस रवा साल सैलाब के रिहैबिलिटेशन, रिलीफ वगैरह पर। वो एस्टिमेट जब आएगा तो उसके नतीजे में बजट का खसारा में तब्दीली आ सकती है और यकीनन जो आपके शरह नमू वगैरह वो गिर जाएंगे। तो आईएमएफ ने डिले इसलिए किया है शायद कि वो चाहते हैं कि सैलाब का पूरा असर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या टारगेट्स 9th रिव्यू के लिए हैं, उनमें क्या तब्दीली हुकूमत समझती है कि आएंगे, और उसके बाद वो आएंगे और फिर एग्रीमेंट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाने की और आगे बढ़ेंगे हम 10वें रिव्यू की तरफ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एस्टिमेशन तो हुकूमत के पार्ट पे है ना कि हुकूमत ने तखमीना आईएमएफ को फराहम करना है, तो हुकूमत डिले क्यों कर रही है? हुकूमत ने, मेरे ख्याल से हुआ ये है कि उन्होंने बड़े, जैसे कहते हैं ना, मैक्रो एस्टिमेट्स दे दिए $30 अरब के, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन तकरीबन $16 अरब, बट उसकी फेजिंग और प्रिसाइज कैलकुलेशंस, फॉर इंस्टेंस रिलीफ में आप बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब की डिटेल कॉस्टिंग, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू पीडीएमए, ये बात अब समझ में आ रही है कि शायद उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा ही नहीं उनके पास। तो ये कैसे हो हुआ है? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो अब प्रायोरिटी बेसिस पर काम करें, एस्टिमेट करें और आईएमएफ को बताएं, इसलिए कि देखिए आईएमएफ इज शोइंग सम सिंपैथी, कंसर्न। वो कह रहे हैं कि हम इस बात पे राजी हो जाएंगे अगर आप एक मुनासिब एस्टिमेट देते हैं कि आपके खर्चे क्या होंगे इस साल सैलाब पर। तो उसमें एक पॉजिटिव बात नजर आ रही है मुझे, मगर जो अफसोसनाक बात है कि हुकूमत ने ऑपरेशनल एस्टिमेट्स क्यों अभी तक तैयार करके नहीं रखे थे। डॉक्टर बड़ी खबर जी। डॉक्टर साहब, लास्टली जिस वक्त हुकूमत तब्दील हुई तो ये बताया गया कि इस हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस से, सख्त फैसले लेने से मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचा लिया गया है, लेकिन एक बार फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा एक बार फिर बताया जा रहा है। तो क्या वाकई मुल्क को इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा एक बार फिर से दरपेश है? दरअसल बात यह है कि देखिए, रुपए के कदर में फिर से कमी शुरू हो गई। पिछले दिनों जब एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ पैसे आए $1.5 अरब, तो हमारे रिजर्व्स बढ़े, मगर उसके अगले हफ्ते ही वो बिल्कुल वापस उसी लेवल पे आ गए, $8 अरब। लिहाजा बात यह है कि परेशान कुन बात सबसे ज़्यादा यह है कि बाहर से पैसे आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर, रेमिटेंसेस में अक्टूबर में 18% कमी, फॉरेन लोन्स सिर्फ $2.2 अरब, जबकि आपको साल भर में पूरी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग $30 अरब से ज्यादा है। तो नतीजा ये है कि जबकि ड्राइंग अप हो जाती है, और सबसे एक लिहाज से अच्छी बात यह है कि आपका एक्सटर्नल डेट कम हो गया, मगर इसलिए कम हुआ कि आप कर्जे वापस कर रहे थे, नया पैसा नहीं आया, तो नेट डिक्लाइन हुआ। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए मेरी गुजारिश ये है कि इट इज एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट पाकिस्तान इज आउट ऑफ ए डिफॉल्ट
सिचुएशन। वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी मो डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस बड़े फैसले पर बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची बल्दियाती इंतखाबात को लेकर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 60 रोज में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद जमात इस्लामी तो खासी खुश दिखाई दे रही है, लेकिन MQM पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM पाकिस्तान को क्या शिकवा है, इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहारुल हसन ने किया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में शेड्यूल जारी करना है, 60 रोज में बल्दियाती इंतखाबात होने, MQM पाकिस्तान तैयार है? MQM पाकिस्तान बिल्कुल हर तरह के इंतखाबात के लिए तैयार है। माजी में भी हमने 2 बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और गो के उसमें हमें फतूहात ना हो सकी, लेकिन किसी भी इंतखाब से हम नहीं भागेंगे। लेकिन ख्वाहिश ये थी और हमारा जायज़ आइनी मुतालबा भी ये था कि इस फैसले में 15 दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है, शायद वो 2 आइनी नुकात भी शामिल हो जाते कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शंस हैं कि 140A पे भी अमल हो जाए और डिलिमिटेशन भी मुतवासी हो जाएं, तो मसावी हो जाएं, तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा बेहतर फ़ैसला हो सकता था। इस फ़ैसले से अदालत की हुक्मरानी तो ज़रूर साबित हो रही है, लेकिन कराची की बेहतरी के लिए कोई इस फैसले में रोशनी की किरण नहीं है। तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने वसीम अख्तर साहब के हमरा की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ की? वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, सिंध हाई कोर्ट के खिलाफ थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थी? उसका एजेंडा क्या था बुनियादी तौर पर? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आइनी सियासी जद्दोजहद के हक़ में थी, सुप्रीम कोर्ट से जो हम फैसला लाए उसके हक़ में थी, और जो हमारे मुआहदे होते रहे PTI और पीपल्स पार्टी से उस हवाले से थी, और कराची के हक़ में थी। कराची के हक़ में अगर कोई बात कर रहा है जिसकी माजी की दलीलों के साथ हमने वजाहत की, माजी के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हमने हवाला दिया जिसमें नेमतुल्लाह साहब थे, हमारे नाजिम थे, कैसे काम हुआ हमने वो मैकेनिज़्म बताया, और अब ये निज़ाम नाकाम क्यों है हमने इसके ख़िलाफ़ बात की। अब इसमें अदालती फ़ैसले अगर आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हमारे पास हैं। अगर इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है तो सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन के लिए भी हमारे पास है। तो हम तो ख़ुद परेशान हैं कि हम तो ख़ुद 2-3 इदारों के आइनी बहरान और उनके फ़ैसलों के दरमियान हम फंस गए कि हम किससे दादरसी चाहें। लेकिन आपको नहीं लगता कि आईनी बहरान से बढ़कर ये मामला सियासी बहरान का है? बल्दियाती कानून में तब्दीली का मामला सियासी था, मेयर को एम्पावर करने का मामला सियासी था, जो सियासी लेवल पर हल हो जाना चाहिए था। आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट करके देख लिया, इससे पहले तहरीक इंसाफ के साथ भी आपका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये सियासी मुआहदात जो हैं वो बाराबर साबित नहीं हो सके, और गलती तो आपसे हुई है इन मुआहदात में जाकर। मेरा ख्याल है कि ये आपकी तशरीह मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं ये सियासी मुआहदा करने के साथ साथ 2017 में सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट लेकर आया हूँ, जिसमें 3 रुकनी ऑनरेबल जजेस बैठे थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस बैठे थे। अगर वो फैसला मेरे हाथ में नहीं होता तो फिर तो आपकी बात दुरुस्त थी कि मैं सियासी तौर पर नाकाम हुआ, लेकिन जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से मैं फ़ैसला ले आया तो फिर मेरी तो कामयाबी हो गई है। बाकी उन तमाम की नाकामी है जो उस फैसले को तस्लीम नहीं करते, चाहे उसमें कोई आईनी इदारा ही क्यों ना हो। नहीं, देखिए, इस पे काउंटर आर्गूमेंट इस वक्त ये है वो जमात इस्लामी हो, क्योंकि जमात इस्लामी का जो है वो इसकी प्रोपोनेंट रही है कि फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए। अगर कानून में तब्दीली नहीं हो रही, एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है, डीलिमिटेशन का मसला है, तो ऑन होल्ड तो नहीं डाला जा सकता बल्दियाती इंतखाबात को? क्या अदालत के फ़ैसले इसलिए होते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फ़ैसले इसलिए होते हैं कि वो फ़ैसला कर दें और आप उसे रद्दी की टोकरी में या टेबल में साइड के दराज में रख दें, और आप मीडिया पे हम मुझसे ये कहें कि फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो इंतखाबात को डिले नहीं किया जा सकता या इंतखाबात से पहले ये अमल नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आप फैसला लेकर आए थे वो फैसला क्या था, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला अगर उससे मुतसादिम है तो क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं फिर आप?
देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें पैरा नंबर 46 से 2017 उसमें क्लियर डायरेक्शन है कि सूबाई हुकूमत को कौन कौन से महकमे मकामी हुकूमतों को देने चाहिए। बाय नेम, बाय क्लॉज, बाय सेक्शन अमेंडमेंट भी तजवीज़ किए गए हैं। अब इसके ऊपर अमल नहीं होता तो ये एमकेएम की हार नहीं है, फिर तो ये जो निज़ाम इंसाफ है उसकी हार है। और हम कराची से मुखलिस हैं, कराची का मेयर यही तो मैं कह रहा हूं कि अदालत तो पॉलिटिकली इंटरवीन नहीं कर सकती। ये तो सरियन बिल्कुल सियासी, खालिसतन सियासी मामला है। बल्दियाती कानून में तरमीम अदालत ने तो नहीं करानी है, ये तो आपकी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर होनी है और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर होनी है। इसका अदालत से क्या ताल्लुक है? कोई भी कानून जो आइन के आर्टिकल से मुतसादिम हो, आप उसके लिए अदालत जाते हैं। हम अदालत के आइन के आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह फैसला दिया है कि ये जो मकामी हुकूमत का निज़ाम है इसमें ये 30-40 जो सेक्शन है ये आइन से मुतसादिम है, इसको दुरुस्त किया जाए। तो ये अब ये सियासी मामला किसी तरह भी नहीं रहा, ये एक आइनी और अदालती मामला है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले समझ नहीं आ रहे या मैं आपको समझा नहीं पा रहा। नहीं, मैं फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। सादा सी बात यह है सर कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह जहां पर दरकार हो वहां पर वो तशरीह कर देते हैं। अगर कोई मामला आइन से मुतसादिम है तो उस पर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। कानून साजी पार्लियामान ने करनी होती है, ये प्रोविंशियल असेंबली आपके केस में उसने करनी है। अब ये बताइए, एट दिस पॉइंट इन टाइम पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला बैठकर हो गए, तहरीक इंसाफ के साथ भी, जब उनके साथ आप कोलिशन में थे उस वक्त भी हुआ। ये डेडलॉक, मुझे तो पॉलिटिकल डेडलॉक दिखाई देता है ना। अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने इसको तय करना था, तो क्या वजह है, ये डेडलॉक क्यों है? नहीं, सादे आदमी का काम नहीं है ना अदालत के मामलात को समझना। अब आप सादगी से बात कर रहे हैं तो आपका ये काम नहीं है, ये काम है वकला का। अब हम समझते हैं ना कानून की ज़बान को, बिल्कुल अदालत ने करना है। अगर अदालत सूबाई असेंबली को करना है, अगर अदालत ने डायरेक्शन आपको दे दी है कि आपने काम करना है तो आपके उस फैसले पे अंडे देते रहेंगे तो इस पर मैं मुतमईन हो रहा हूं कि हाँ जी अदालत ने एक फैसला किया। नाकामी किसकी है? सूबाई अदालत नहीं कर रही, पंजाब की नहीं कर रही, केपीके की नहीं कर रही, बलूचिस्तान की नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन पूरे पाकिस्तान के लिए दी है। नहीं, कानून साजी तो आप नहीं कर रहे हैं ना। जमात कानून साजी तो प्रोविंशियल असेंबली नहीं कर रही ना भाई। प्रोविंशियल असेंबली पंजाब भी नहीं कर रही, प्रोविंशियल असेंबली केपीके भी नहीं कर रही। खुसूसी तौर पे प्रोविंशियल असेंबली सिंध है जिसको ये करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन की तशरीह के लिए होते हैं, किसी एक सूबे के लिए नहीं होते। ये तशरीह पूरे सूबों के लिए, लेकिन खुसूसी तौर पे डायरेक्शन सिंध हुकूमत को जो वो नहीं कर रही। अच्छा, जिसके लिए हमारे मुआहदे भी जा रही हैं और एग्रीमेंट भी जा रही है। ख्वाजा ज़ारुल साहब, अगर इसी तरह से 15 रोज में शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका नुकसान किसको होगा? कराची को होगा। और किस पॉलिटिकल पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, कराची का नुकसान होगा। कराची के लोग पहले भी सिसक रहे हैं, बाद में भी सिसकते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं है, हम अपना फर्ज पूरा कर चुके। कराची के लोग मजीद सिसकेंगे, मजीद तरसेंगे। ना ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ना उठेगा, ना पीने का पानी मिलेगा, ना एनवायरनमेंट, सेहत, तालीम, सब बर्बाद हो जाएगा मजीद। तो बस मुझे क्विकली ये बता दीजिए, अभी जो कराची वालों के साथ हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर, वो ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर लगाना तो कहीं से भी ठीक नहीं है भाई। ये तो 2 साल पहले ही बल्दियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। मुझे नहीं पता ईसीपी और हमारी अदालतें उस वक्त क्यों इंतजार कर रही थी। ठीक, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं, इस हवाले से आपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली है या कोई तारीख तय कर ली है कि इस रोज़ जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप? ये हतमी है मामला? ये फैसला आज आया है तो यकीनन आज हम सबके पास पहुँचा है, तो अब इसके ऊपर मशावरत करेंगे कि हमें इसमें मज़ीद लाएमल क्या तय करना चाहिए हमें। लेकिन आप ये मशवरा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? मैं मशवरा नहीं दूंगा। मेरे सारी वकला की टीम बशमूल फरूर नसीम भाई बैठकर हम इसमें वो प्रोविज़न निकालेंगे जहां पर हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कहीं तौहीन अदालत हुई है और वो किस आइनी या किस सूबाई महकमे से हुई है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। फिर उस पर अगर मुत्तफिक हो गए तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट अपील में जाएंगे। काम का वक्त अख्ताम को पहुँचा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।